हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम लोग बेसिकली टर्म 2 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और टर्म 2 की स्टार्टिंग करने से पहले जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया है, वन शॉट वीडियो में जो सपोर्ट किया है, उसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे आप इसी तरह से हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए मोटिवेटेड रहेंगे। आपको डिटेल वे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देने की कोशिश करेंगे, राइट। और आई होप कि आपके एग्जाम अच्छे हुए होंगे और अब आप टर्म 2 की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और उसके लिए हमारी सारी टीम, सिर्फ फिजिक्स से नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए सारी टीम रेडी है और सारे सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। तो आज मैं आपका फिजिक्स का टर्म 2 स्टार्ट करने वाला हूं। प्लानिंग मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है, तो उससे पहले ये जो मेरा लेक्चर है इसको देखने से पहले आप प्लानिंग को देखिए। मैंने क्या प्लानिंग आपको बताई है, क्या स्ट्रेटेजी बताई है टर्म 2 की तैयारी करने के लिए, फिजिक्स में आउट ऑफ आउट स्कोर करने की क्या स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। ये स्ट्रेटेजी देखना जरूर आपने बनता है एक बार। तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी वीडियो फॉलो करो, देन आप लेक्चर की वीडियो पर मूव करोगे, राइट। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज द फर्स्ट वन ऑफ टर्म 2 सिलेबस। एज आई प्रॉमिस्ड, मैं आपको बहुत तरीके से सिलेबस कराने वाला हूं यहां पर टर्म 2 के लिए। जो टर्म 1 में कुछ बच्चों ने तैयारी इतनी अच्छी नहीं कर पाई, तो इस बार आपका वो सारा का सारा ऑप्शन खत्म हो जाए। आप सारी की सारी तैयारी टर्म 1 2 की बहुत अच्छे तरीके से करो। तो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सीक्वेंस वे एंड बहुत डिटेल वे में चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारा जो पर्पज है, वो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है सिलेबस को डिस्कस करना। अब सिलेबस डिस्कस करना क्यों बनता है, क्योंकि जब तक आपको अपना एक गोल सेट नहीं होगा ना, जब तक आपने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे इस इतने रीजन में कन्फाइंड रहना है, तब तक आप जो है उस चीज की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इधर भागते रहोगे, उधर भागते रहोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई सबसे पहले आपको इतना पता चल जाए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, एक्चुअल में मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप कितना भी पढ़ते रहो खत्म नहीं होने वाली, पढ़ाई खत्म नहीं होने वाली, राइट। बहुत कुछ सिलेबस है पढ़ने के लिए, बट सीबीएसई ने कुछ सिलेबस इस बार जो डिफाइन किया है वही एग्जाम में आएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो क्यों ना हम पहले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। जेई में आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, जेई में और भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट हमारा अभी का जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी है। क्योंकि अगर आपके टर्म 2 में ही मार्क्स नहीं आए और आप 75% से लेस रह जाते हो, तो जेई का फॉर्म ही फिल नहीं कर पाओगे ना, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। फिर जेई की तैयारी करते रहो, आप कितनी भी करते हो, आपके 75% से नीचे मार्क्स है तो कोई लॉजिक नहीं है, राइट। इसलिए आपकी कम से कम जो परसेंटेज है वो 90 तक जानी चाहिए। सो दैट इज वाई सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए बोर्ड एग्जाम। तो उसके लिए आपको सिलेबस अपना पता होना चाहिए, और सिलेबस में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 8। और इस चैप्टर में जो सीबीएसई ने 2021-22 का जो सिलेबस डिफाइन किया है, ये कितना सिलेबस है, बेसिकली ये सिलेबस हमारा है नंबर 1। इसमें टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करना है हमें, सबसे पहला टॉपिक, करेक्ट। दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स, मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या स्पेशल होता है ईएम वेव्स के अंदर, वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तीसरे टॉपिक में हम लोग मूव करेंगे कहां पर, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द ईएम वेव्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द ईएम वेव्स पर मूव करेंगे। एंड फोर्थ टॉपिक हमारा जो होगा दैट इज द बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं तो केवल क्वालिटेटिव आइडिया ही हमें डिस्कस करना है, मतलब कंक्लूजन डिस्कस करना है। जो एक्सप्लेनेशन है, जो डेरिवेशन है ट्रांसवर्स वेव का, कि वेव हमारी जो ईएम वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स कैसे होती है, वो सारी चीजें हमें डेराइव नहीं करनी है, राइट। ओनली क्वालिटेटिव आइडिया डिस्कस करना है, फाइन। एंड नंबर 4 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन सारी वेव्स को कलेक्टिवली हमें पढ़ना है। मींस उन सारी वेव्स को हमें वन बाय वन डिटेल वे में स्टडी करनी है और उसको एक
टेबुलर फॉर्म में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, यूजेस, प्रोडक्शन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी देयर, करेक्ट। सो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। फाइन। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करूंगा मैं, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स डिस्कस करूंगा, और ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल हमारा ये रहेगा लेक्चर 1 में 3 टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको, ठीक है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th वन थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि देयर आर 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। सो दैट इज वाई इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फाइन। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं तो देखो, आपको पता है क्योंकि आपने टर्म 1 का सिलेबस पढ़ा है, मैग्नेटिज्म पढ़ रखा है वहां पर, और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होगा कि एक अगर हमारे पास स्टेशनरी चार्ज है, अगर हमारे पास एक कोई स्टेशनरी चार्ज है, तो स्टेशनरी चार्ज क्या करता है, स्टेशनरी चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर ये चार्ज हमारा मूव करना स्टार्ट कर दे, अगर ये चार्ज हमारा मोशन में आ जाए, मूविंग चार्ज, लाइक यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट, तो मूविंग चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है अपने सराउंडिंग में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब यहां पर मोशन आपको पता है 2 तरीके की होती है, एक कौन सी, यूनिफॉर्म मोशन, और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन होती है जिसमें चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, और नॉन यूनिफॉर्म होती है जिसमें हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जिसमें हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, मींस उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होना चाहिए। सो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज यूनिफॉर्म मोशन है, सो दैट्स व्हाई इट इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज इज 0 हियर, एंड इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। इज इट क्लियर? इट इज नॉन जीरो, करेक्ट। सो नाउ अब अगर हम आगे बात करें कि अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या करेगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर चार्ज हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो जाए तो बेटा फिर क्या होगा, है ना। तो क्या आप बता सकते हो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अगर हम डिस्कस करें तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब हमारा चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली मूव करता है, मींस विद सम एक्सीलरेशन मूव करता है, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और साथ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब कुछ वेव्स एमिट करता है अपने अंदर से, एंड दीज वेव्स आर बेसिकली नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो आपको समझ आ गया। क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो आपने समझना है यहाँ पर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स बेसिकली विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों वेरी कर रहे होंगे, टाइम एंड स्पेस के साथ ये दोनों वेरी करने चाहिए, टाइम एंड स्पेस के साथ ये दोनों हमारे वेरी कर रहे होंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं,
क्लियर, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का किस तरह से प्रोडक्शन होता है वो आपको यहां पर समझ आ गया। इसके बाद अगर हम मूव करें आगे, तो आगे जो है वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग बेसिकली, राइट। वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमारा क्या है कि बेसिकली सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ देखी गई थी और किस साइंटिस्ट ने उसके बारे में बात करी थी, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, बट थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इन 1888 एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमारा जो किया था वो इन्होंने स्पार्क में किया था, राइट, स्पार्क ऑक्सीलेटर में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पार्क ऑक्सीलेटर की, तो ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था ये स्पार्क ऑक्सीलेटर में किया था इन्होंने, ठीक है, स्पार्क ऑसिलेटर, राइट। एंड देन उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट किया था। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस स्पार्क ऑसिलेटर के थ्रू प्रोड्यूस करके डिटेक्ट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी है, हर्ट्ज ने किया था ये 1888 में सबसे पहले, राइट। तो इन्होंने देखा कि जो इनकी वेवलेंथ रेंज है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर्ट्ज ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट किया था बाय प्रोड्यूसिंग फ्रॉम स्पार्क ऑसिलेटर, उसकी जो वेवलेंथ थी हमारी, इट इज समवेयर अराउंड 6 मीटर। तो वेरी लॉन्ग वेवलेंथ थी, ठीक है, बहुत लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स जनरेट करी थी इन्होंने, राइट। एंड उसके बाद अगर मैं दूसरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ पर बात करूँ, तो दूसरा जो सेकेंड वन थे वो हमारे साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने बेसिकली इन आफ्टर समवेयर अराउंड 6-7 ईयर्स इन 1895 इन्होंने अगेन कुछ वेव्स को प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, ऑसिलेटिंग सर्किट के थ्रू, ठीक है। एंड उस ऑसिलेटिंग सर्किट के थ्रू जब इन्होंने वेव्स को प्रोड्यूस किया, तो ये जो वेव्स थी हमारी, जो जेसी बोस ने प्रोड्यूस की थी, इनकी जो वेवलेंथ रेंज थी वो एज कंपेयर टू जो हर्ट्ज ने प्रोड्यूस की थी वो वेवलेंथ से डिफरेंट थी, राइट। और इन्होंने जो वेवलेंथ प्रोड्यूस करी, जो वेव्स प्रोड्यूस करी थी, उसकी वेवलेंथ हमारी लगभग 5 mm से लेकर एंड 25 mm तक की ये वेवलेंथ थी। सो काफ़ी शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स थी, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी अच्छी वेव्स बन रही होगी वहाँ पर, राइट। तो ये क्या किया था इन्होंने, ये वेवलेंथ थोड़ा सा जो इन्होंने वेव्स डिटेक्ट करी थी उसकी वेवलेंथ डिफरेंट थी, राइट। उसकी जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा जो था वो 5 mm से लेकर 25 mm तक था, क्लियर। एंड उसके बाद लास्ट में आफ्टर जस्ट 1 ईयर एक साइंटिस्ट और थे हमारे, एंड दैट वाज मार्कोनी। एंड मार्कोनी ने 1896 में फर्दर कुछ वेव्स को प्रोड्यूस किया फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू ही, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली एक एंटीना के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज़ किया था एंटीना के साथ, एंड वहाँ पर उन्होंने जो ये वेव्स प्रोड्यूस की थी उसके थ्रू उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन भी किया था बाय दीज वेव्स। उसके बाद से ही ये कम्युनिकेशन हमारा जो टेलीफोन, जो टीवी, सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जितना भी आप देख रहे हो, रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन या फिर जितने भी कम्युनिकेशन के मोड हैं हमारे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर डिपेंड हैं। तो हम ये कह सकते हैं फादर ऑफ कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है, मार्कोनी को कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ कम्युनिकेशन, फादर ऑफ कम्युनिकेशन जो कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, मार्कोनी को कहा जाता है, राइट। तो इन्होंने जो वेव्स प्रोड्यूस करी थी, ये वेव्स लगभग आपकी
50 किलोमीटर तक की रेंज में स्प्रेड हो सकती थी। इनसे 50 किलोमीटर रेंज तक का कम्युनिकेशन किया जा सकता था। ठीक है, तो इन्होंने करा था ये कम्युनिकेशन 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तक यूजिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। एंड आफ्टर दैट हम लोग अगर मूव करें तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसमें जो कंक्लूजन आया है वो कंक्लूजन क्या आया है, एक्सीलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल, एक्सीलरेटिंग जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं हमारे, दे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कंक्लूजन आपने फाइनली यहां से ड्रॉ करा। एंड उसका कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी आपने समझ लिया। ठीक है, कि उसके बाद जो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले डिटेक्ट करी थी वो किसने करी थी, वो हमारे साइंटिस्ट थे हर्ट्ज इन 1888 स्पार्क ऑसिलेटर के थ्रू, जिसकी वेवलेंथ रेंज थी 6 मीटर। उसके बाद हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे जेसी बोस, उन्होंने 1895 में थोड़ी सी लो वेवलेंथ की रेंज प्रोड्यूस करी थी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इन 1896 एक साइंटिस्ट थे मार्कोनी, उन्होंने काफी बड़ा अचीवमेंट किया था। और उन्होंने जो अचीवमेंट किया ना, उसकी ही देन है कि आज हम ये फोन, मोबाइल फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। रेडियो से हम कहीं की कोई भी न्यूज़ सुन लेते हैं, टेलीविज़न पर घर बैठकर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की, देश दुनिया की न्यूज़ देख पा रहे हैं हम लोग, है ना। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रेवल कर जाती है ना, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैम। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो हम इसीलिए मार्कोनी को फादर ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्लियर, फादर ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन्होंने भी बेसिकली एक ऑसिलेटर के थ्रू ही ये वेव्स प्रोड्यूस करी थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिकली डील करा, और इन्होंने ये करके भी दिखाया था एंटीना और रिसीवर के थ्रू कम्युनिकेशन भी करा था 50 किलोमीटर तक। इंग्लिश चैनल पर अगर हम बात करें, एक इंग्लिश जो हमारा इंग्लिश चैनल है उस पर इन्होंने जो है 50 किलोमीटर तक EM वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट भी करके दिखाया था, एंटीना लगा के और रिसीवर लगा के। राइट, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब हम लोग मूव करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये जो टॉपिक है हमारा ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स। क्योंकि ये टॉपिक से जो आपका एक क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे यहाँ से। ठीक है, EM वेव से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं इसमें क्वेश्चन जो बनता है या तो कैरेक्टरिस्टिक्स से बनेगा या आपका क्वेश्चन बनेगा स्पेक्ट्रम से। ठीक है, तो अब जो टॉपिक चलने वाला है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहां मेंशन कर दिया। राइट, अब देखो जरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं EM वेव्स की प्रॉपर्टी, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि EM वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बाय ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल, और मे बी यू कैन से बाय एन ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर और ऑसिलेटिंग चार्जेस। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होगी, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप समझ चुके हो। राइट, दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। They can travel in vacuum along with any other medium. Right, they can travel in vacuum along with any other medium. Means what, अगर ये जो वेव्स है ना, ये जो EM वेव्स हैं, ये मीडियम अगर कोई है तब भी ट्रेवल करेंगी और बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं। इसीलिए तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम। लॉन्ग डिस्टेंस का जो कम्युनिकेशन होता है, जो टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन, रेडियो के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ दीज EM वेव्स।
अगर ये विदाउट मीडियम ट्रेवल ही नहीं कर पाती तो फिर कम्युनिकेट हम नहीं कर सकते थे, राइट। सो सबसे पहली चीज, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम अलॉन्ग विद एनी अदर मीडियम, मीन्स ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं और किसी सॉलिड, लिक्विड या किसी भी टाइप के मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, करेक्ट। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, if it is very good, if it is not then also very good. So they do not require necessarily any medium, ठीक है, उनको मीडियम की जरूरत नहीं है, they can travel without medium, फाइन। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो दूसरा पॉइंट है कि जब हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं तो इनकी वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। Speed of EM waves in vacuum is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, जो somewhere around 3 into 10 raised to power 8 meter per second होती है in vacuum, clear। एंड स्पेशली इसकी जो स्पीड हमें गिवन होती है, इट इज गिवन बाय वन फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था मैग्नेटिज्म में, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले से हम ईएम वेव्स की स्पीड कैलकुलेट करते हैं किसी भी मीडियम के अंदर। अब जैसे वैक्यूम के लिए हमने यहाँ ये फॉर्मूला लगा दिया, अगर कोई और मीडियम होता तो यही फिर क्या हो जाता, थोड़ा सा चेंज हो जाता, ये 1/√μ ऑफ दैट मीडियम एंड एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एनी मीडियम, एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। सो स्पीड इज गिवन बाय दिस, राइट। स्पीड ऑफ EM waves is given by these two formulas in vacuum, that is for vacuum, ठीक है, for vacuum, and this speed for any medium, right, for any medium. Is it clear? ठीक है ना, समझ में आ रही है चीज़ें? नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा ना। अगर आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही तो मेरा पॉइंट नहीं है यहाँ पर पढ़ाने का, क्योंकि मैं आपको बहुत बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूँ और दूंगा भी, ये मेरा प्रॉमिस है, राइट। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो कमेंट में आप 100% विदाउट एनी हेजिटेशन लिख सकते हो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, और जब आप लिख दोगे तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपका जो आपका क्वेश्चन था, जो आपकी प्रॉब्लम थी, उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाए, राइट। ये बाकी साथ के साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उस पर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है वहाँ पर पूछ सकते हो, मुझे पर्सनली पिन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मोड्स हैं आपके, तो डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो देखते टाइम कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप डायरेक्टली वहीं पर यूट्यूब पर ही कमेंट कर दो, ठीक है। वहाँ पर मैं आपके वीडियो का आंसर, आपकी क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। एंड अब मैं अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली साइनोसॉइडल फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। जो हमारा इनका एक्सप्रेशन होता है, दे ट्रेवल्स लाइक इन फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स, राइट। देयर आर साइनोसॉइडल वेरिएशंस, और मे बी आई कैन लाइक दिस वन साइनस। अब सी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली हमारी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से ही समझ आ रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स भी होंगे, और साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी होंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो होंगे, ये दोनों हमारे साइनोसॉइडल फॉर्म में वेरी करते हैं। साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में, लाइक दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देयर इज साइनोसॉइडल variation in
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके बाद अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी पर जाएं तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी बेसिकली हमारी है कि जो नेचर होता है वो तो आप समझ ही गए है ना, अभी इसके आगे जो टॉपिक है हमारा उसमें डिस्कस भी करेंगे। नेचर ऑफ द ईएम वेव्स इज बेसिकली ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव हम डिस्कस करेंगे, अभी ट्रांसवर्स नेचर इसका डिस्कस करेंगे, राइट। तो वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईएम वेव्स कैरीज एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी, ईएम वेव्स कैरीज एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। जब ये ट्रेवल करती हैं वेव्स तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कैरी करती है। ठीक है, वैसे तो कोई भी वेव जब ट्रेवल करती है तो एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है, बट ये ईएम वेव्स भी हमारी एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है आपको, फिफ्थ पॉइंट में, जितनी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है किसी भी ईएम वेव के अंदर, एग्जैक्टली उतनी मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी, और मे बी यू कैन राइट इट लाइक U ऑफ E। U इज द एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा है, तो U ऑफ E इज इक्वल्स टू U ऑफ B, ये इक्वल होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, ईएम वेव्स की, तो साइनोसॉइडल वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करते रहते हैं वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करता है ना, टाइम के साथ, स्पेस के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरी करते हैं। सो दैट इज वाई हम U ऑफ E ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये होता है जब हमारा फील्ड कांस्टेंट हो। ये फील्ड हमारा कैसा हो? कांस्टेंट। अगर ये फील्ड अब ईएम वेव्स में तो ऐसा नहीं है ना, ईएम वेव्स में ये फील्ड कांस्टेंट नहीं है। सो अगर फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मींस इफ ई एंड बी आर नॉट कांस्टेंट, सो ईएम वेव्स में तो कांस्टेंट होता ही नहीं है, देन ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है हमारी, एनर्जी डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, ये मॉडिफाई हो जाएगी और इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। आर एम एस वैल्यू हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं फिर। ठीक है, और मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी हमारी इस ईएम वेव के अंदर, वो क्या होगी? 1/2 बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये हो जाएगी। क्लियर? आर एम एस वैल्यू, एंड आर एम एस वैल्यू यू नो ऑलरेडी, आर एम एस वैल्यू को आप जानते हो। ई आर एम एस क्या होता है हमारा? बेसिकली इट इज ई नॉट अपॉन √2, जो कि आपने पढ़ रखा है। सिमिलरली वी आर एम एस क्या हो जाएगा? इट बिकम्स बी नॉट अपॉन √2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आरएमएस वैल्यूज। क्लियर? ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब अगर मैं सिक्स्थ पॉइंट की बात करूं कि भाई जो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा वो क्या है, तो बेसिकली जब हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं तो सिक्स्थ पॉइंट में हमें समझना है कि जो ईएम वेव्स हमारी हैं वो किस तरह से ट्रेवल करती हैं, और उसमें जब ट्रेवल करती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर कौन सा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर कौन सा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। सो जो सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारा, जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, वो ऑप्टिकल इफेक्ट्स में इलेक्ट्रिक वेक्टर का रोल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल ज़्यादा होता है। दैट इज वाई हम इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। सो रोल ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर यू कैन से is more in
ऑप्टिकल इफेक्ट्स, क्योंकि लाइट भी तो एक इलेक्ट्रिकल, लाइट भी तो ईएम वेव है ना, लाइट भी ईएम वेव है, ठीक है। तो इन ऑप्टिकल इफेक्ट्स जो रोल होता है ज़्यादा वो किसका होता है, ये आपको समझना है ध्यान से, इलेक्ट्रिक वेक्टर का रोल ज़्यादा होता है। एंड दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर है, इलेक्ट्रिक वेक्टर हम क्या बोलते हैं, इसको लाइट वेक्टर भी बोल देते हैं, लाइट वेक्टर भी बोल देते हैं, राइट। क्लियर है। एंड नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं यहां पर, अच्छा यहां पर टोटल एनर्जी जब आपको निकालनी हो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी, तो ये दोनों प्लस कर देना है ना। टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। सेवेंथ जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जो हमारी ईएम वेव्स होती हैं बेसिकली दे आर अनचार्ज्ड। क्लियर, सो because they are uncharged, so that is why when they pass through the electric field and magnetic field they will not deflected, so right. So EM waves are not deflected by electric field and magnetic field, electric field and magnetic field, ठीक है। तो ईएम वेव्स हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। व्हेन वी पास दीज वेव्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दे विल नॉट डिफ्लेक्ट। क्लियर है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक आपने कर लिया है। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर यस, सो नाउ एट्थ प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझ लेना अब, है ना। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स, तो किसी भी ईएम वेव की जो इंटेंसिटी है ना वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट मी सपोज कि ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और इसमें से हमारी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। तो जब इसमें से हमारी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही होंगी जिसका सरफेस एरिया है आपका ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। क्लियर। तो जब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ए दिया होगा तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी जा रही होंगी इनके पास एनर्जी होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल लो और मैग्नेटिक एनर्जी निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, आपको टोटल एनर्जी ऑफ द वेव मिल जाएगी। एंड देन इंटेंसिटी ऑफ द वेव कैसे कैलकुलेट करना है कि अगर हमने कहा कि यू एनर्जी की वेव आ रही है, ठीक है, ये एनर्जी है बेसिकली। तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज I इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन क्रॉसिंग दैट एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। एनर्जी क्रॉसिंग दैट एरिया, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम is known as electric or maybe you can say intensity of the EM waves, intensity of the EM waves, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे इंटेंसिटी। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, एसआई यूनिट यहाँ से इंटेंसिटी की हो जाएगी। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट है हमारी जूल, राइट, अपॉन एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर एंड टाइम की होगी सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम वॉट लिखते हैं, सो दैट इज बाय एसआई यूनिट हमारी क्या बनेगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप जो है इसको एनर्जी डेंसिटी के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
एनर्जी डेंसिटी के टर्म में जब आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ से ईजिली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि एनर्जी डेंसिटी के टर्म में इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी क्या, यू ई और यू वी के टर्म में आपका जो फॉर्मूला आएगा किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ वेव, ये फॉर्मूला क्या आएगा ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th प्रॉपर्टी। एंड 9th प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो 9th प्रॉपर्टी बेसिकली हमारी क्या है, दैट इज द मोमेंटम एंड प्रेशर। मोमेंटम एंड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर, राइट, मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर। तो मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर जो मोमेंटम ऑफ द वेव डिफाइंड होगा हमारा, ये मोमेंटम ऑफ द वेव क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, मोमेंटम इज बेसिकली डिफाइंड एज P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन स्पीड। एनर्जी अपॉन स्पीड, क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी जो मोमेंटम कैरी कर रही है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, उसके पास जो एनर्जी है अपॉन उसकी स्पीड, सी जनरली स्पीड ऑफ लाइट है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, सो दैट इज वाई हमने यहाँ लिख दिया u अपॉन सी। एंड नाउ यू कैन सी कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट करती है तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है। ठीक है, और अगर मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, वहाँ पर फोर्स डेवलप होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, अब इस पर कोई ईएम वेव आके टकराती है जिसकी एनर्जी है u, और ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है इसके अंदर, राइट। तो इसका मतलब ये सारी की सारी एनर्जी इसने इसको डिलीवर कर दी। ठीक है, सारी की सारी एनर्जी इसके पास डिलीवर कर दी और इसके इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मोमेंटम आ जाएगा कितना, u अपॉन सी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम आ जाएगा कितना, u अपॉन सी। और अगर मान लो ये एनर्जी हमारी यहाँ ईएम वेव्स की, जो ईएम वेव से यहाँ आके टकराए और इसके बाद ये वापस चली जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए बैक, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो चेंज होगा। कितना मोमेंटम, अगर मान लो मैंने कहा p मोमेंटम से आया और माइनस p से वापस गई ये वेव, इसका मतलब 2p का चेंज आ गया। ठीक है, 2p मोमेंटम का चेंज आ गया। अब जब मोमेंटम में चेंज आया तो फोर्स लगा होगा कहाँ, इस सरफेस के ऊपर, और इसका एरिया तो कुछ है ही। सो दैट इज वाई यहाँ पर हमने रेडिएशन प्रेशर को डिफाइन किया। और रेडिएशन प्रेशर बेसिकली कहाँ से आता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ईएम वेव। व्हेन ईएम वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम एनी सरफेस इट्स मोमेंटम चेंजेस, और अगर उसका मोमेंटम चेंज हुआ इट मीन्स उसने उस सरफेस का मोमेंटम भी चेंज किया, जिसकी वजह से जब वहाँ मोमेंटम में चेंज आया तो उस मोमेंटम चेंज की वजह से उस सरफेस पर प्रेशर डेवलप हुआ, एक फोर्स डेवलप हुआ, जिसको हमने कैसे डिफाइन किया, बेसिकली दैट फोर्स विल बी दैट प्रेशर विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हम ये कह सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन or maybe you can say the electromagnetic waves on an unit area is known as pressure or basically radiation pressure or maybe you can say radiation pressure, जिसकी यूनिट बेसिकली वही है पास्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे और ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्स। तीसरा टॉपिक हमारा है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द ईएम वेव्स। मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है। सो ट्रांसवर्स नेचर मीन्स कि जो हमारी ईएम वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। अब वो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये समझना है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है कि अगर हमारी एक वेव किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो किस तरह से वाइब्रेट कर रहे होंगे, वो तो हमारे मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो रहा होगा और वेव का प्रोपेगेशन इधर हो रहा होगा। अगर ये है लाइक दिस,
this is the propagation of wave, this is the basically direction of propagation of wave, and ये वाइब्रेशंस हैं किसके, मीडियम के पार्टिकल्स के। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, लाइक मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं किसके, प्रोपेगेशन ऑफ द वेव के, देन वी से कि वो वेव जो है वो हमारी कैसी वेव है, वो वेव है ट्रांसवर्स। ठीक है, वो वेव हमारी कैसी होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी, राइट, वो वेव हमारी ट्रांसवर्स वेव होगी। क्लियर। और ईएम वेव्स में क्या देखा गया, ईएम वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं उसके प्रोपेगेशन के, एंड हेंस वी कैन से द वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। जब इसका ग्राफ बनाया गया किसका किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, एंड साथ के साथ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, तो उनका जो वाइब्रेशंस देखे गए वो क्या देखे गए, वो बेसिकली इस तरह के देखे गए, जो इन्वेलप फॉर्म किया गया तो वो इस तरह का था, लाइक दिस। ठीक है, और इसमें भी क्या देखा उन्होंने, इसमें उन्होंने देखा कि अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो रिप्रेजेंट किया उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि उसमें हमारा ये वेक्टर, सपोज अभी इलेक्ट्रिक वेक्टर ये बाई एक्सिस मैंने ले ली, और यहाँ मैंने ये जेड एक्सिस ले ली, मान लो ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये वाली एक्सिस मैंने ले ली एक्स एक्सिस। तो उन्होंने क्या देखा, तो जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो प्लॉट किए, तो पहले उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो थे हमारे वो साइनोसॉइडली चेंज हो रहे हैं, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को देखा उन्होंने, तो वो क्या देखा कि जो वेव हमारी यहाँ से प्रोपेगेट कर रही थी उसका जो इन्वेलप फॉर्म हो रहा था, लाइक दिस टाइप ऑफ इन्वेलप जो फॉर्म हो रहा था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारे जेड डायरेक्शन के अलोंग थे और इलेक्ट्रिक फील्ड बाई पर थे, एक्स पर वेव प्रोपेगेट हो रही थी, लाइक दिस टाइप। क्लियर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स थे और ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स थे। नेक्स्ट में क्या देखा, नेक्स्ट इन्वेलप में क्या देखा गया, ये ऑसिलेट कर रहे थे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जहां हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स थे वहां पर हमारे क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हो जाएंगे, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स थे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हो जाएंगे। तो जेड एक्सिस पर पहले कौन था, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, अब जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हमारे कुछ ऐसे हो गए, नाउ दिस, लाइक दिस। जेड एक्सिस, राइट। अब क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस अगली साइकिल में साइनोसॉइडली वेरी कर रही है तो नेगेटिव जेड पे चले जाएंगे ये, और यहां हमारे ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हो गए और यहां आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। क्लियर, बाई से माइनस बाई पर चले गए एंड ये जेड से माइनस जेड पे चले। जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स थे वो कहां पहुंच गए, पहले जेड पर थे अब वो माइनस जेड पे हो गए। साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं ना, साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं, तो साइनोसॉइडली जब वेरिएशन आएगा तो इस तरह का एनवेलप बनेगा। अब दोबारा से इलेक्ट्रिक वेक्टर हमारे बाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव बाई पर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हमारे ये हो गए, एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स कहां चले जाएंगे, हमारे पॉजिटिव जेड एक्सिस पर चले जाएंगे। तो इस तरह का हमारे इस तरह के इन्वेलप्स फॉर्म हो रहे थे, राइट। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, ये तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब ये तीनों ही परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, so that is why what is happening, the particles of the medium also vibrates and they are vibrating in the
परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रोपेगेशन। सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि EM waves have transverse nature। मैथमेटिकली जब हम प्रूफ करते हैं तो वहाँ पर हम क्या प्रूफ करते हैं, वहाँ पर हम ये प्रूफ करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं वो अलोंग द वाइब्रेशन और मे बी वी कैन से अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन नहीं होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ जो हमारी वेव है उसके अलोंग नहीं होते हैं। तो वो हम मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के एक क्लोज लूप मानकर लेट करके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जब जीरो होता है तो वो एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अब क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो फिलहाल हमने उसको डिस्कस नहीं किया। अब अगर एग्जाम में आता है कि ट्रांसवर्स नेचर को डिस्कस करना है आपको मैग्नेटिक EM वेव्स के ट्रांसवर्स नेचर को, तो आप सभी ने क्या करना है, आप सभी ने सिंपली ट्रांसवर्स नेचर बताना है कि किसी भी वेव को हम ट्रांसवर्स कब कहते हैं और उसमें आपको ये ग्राफ बनाना है, ये एनवेलप आपने शो करना है जिसमें आप क्या दिखाओगे कि बाई एक्सिस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है बाई माइनस बाई एंड जेड एक्सिस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, पहले जेड फिर माइनस जेड फिर जेड फिर माइनस जेड फिर जेड फिर माइनस जेड, एंड जो वेव है हमारी वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है। क्लियर, ये चीजें आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के तीनों टॉपिक खत्म हो गए हैं एंड बाकी जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड इस लेक्चर में अभी इतना ही रखने देते हैं, ठीक है, एंड देन मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे EM वेव्स का स्पेक्ट्रम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।